कथा बीथी से मेरी अगली कहानी है मेरे बड़े भाई साहब। अपनी माता पिता की मैं मंझली संतान हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है। भाई मुझसे लगभग 3 साल बड़े हैं और बहन 1.5 वर्ष छोटी है। अपने बड़े भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी छाया में रहकर बड़ा हुआ हूँ। बचपन में मजाल थी कि किसी दूसरे लड़के की जो मेरी तरफ आँख उठाकर भी देख लेता, भाई साहब उसका मुंह नोच कर रख देते थे। हाँ, उनसे ईर्ष्या अगर किसी को होती थी तो मुझे होती थी। भाई साहब के कपड़े नए आते, खिलौने नए आते, किताबें नई आती थीं तो मुझे प्रायः उनकी उतरन ही मिलती थी। ईर्ष्या होना लाजिम था। ईर्ष्या होना लाजमी था। एक बात और थी, उनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हुआ था और उनको स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल से लाने के लिए एक रिक्शा लगा हुआ था। परंतु मैं तो कॉलोनी वाली आंटी के स्कूल में जाता था। मम्मी मुझे और नन्ही को स्कूल छोड़ आती और फिर छुट्टी में ले आती थी। नन्ही की अलग बात है, वो सबसे छोटी और सबकी दुलारी ही थी। उसके कपड़े के लिए उतरन पुतरन से कुछ नहीं लेना देना था। वो हमारे साथ पढ़ती लिखती या मम्मी के पास रहती थी। होमवर्क भी हम साथ ही साथ करते थे। मैं इंटर में था। पापा को आंशिक पक्षाघात का अटैक पड़ा, मतलब पार्शियल पैरालिसिस। सारा समय और सारा पैसा पापा की बीमारी में खर्च होने लगा। भैया ने ट्यूशन करके अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और घर की न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं का पोषण किया। मैं और माँ ने पापा की नियमित सेवा की। सब पैसा चुक चुका था, खत्म हो चुका था। दुकान भी बंधक रखनी पड़ी थी। मैं भी टाइम निकाल कर कुछ ट्यूशन करने लगा था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई तो लगभग छूट चुकी थी। पापा की सेवा से ही कुछ समय निकाल कर देर रात तक पढ़ता था। मेरे शिक्षक जो मुझे जानते थे, उन्होंने किसी प्रकार इंटर की परीक्षा का फॉर्म भरने की औपचारिकताएं पूरी कर पाने में मेरा साथ दिया। मैंने प्रथम श्रेणी में इंटर की परीक्षा पास कर ली। उधर बड़े भाई साहब को एक मोबाइल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उसके लिए उन्हें गुजरात जाना पड़ा। हमें अजब लग रहा था उनका इन हालात में हम सबको छोड़ करके जाना। हमारी समझ से उनका ये हमें छोड़कर जाने का निर्णय आत्मकेंद्रित था। उनके अच्छे कैरियर के लिए स्वार्थ से प्रेरित लगता था। हमें ये भी लगता था कि वे पापा की सेवा से ऊब रहे हों और अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हों। मैंने उन्हें उलाहना भरे अंदाज में विदाई दी, परंतु भाई साहब ने वहाँ पहुँचने के बाद घर के खर्चे के लिए नियमित रुपए 5,000 हमें भेजते रहे। मेरी ट्यूशन की कमाई भैया के भेजे हुए इन रुपयों से जिंदगी एक ढर्रे पर आ रही थी। मैं एक मुक्त विश्वविद्यालय
से आर्ट्स में स्नातक हेतु फॉर्म भर दिया। मुझे साहित्य में अभिरुचि रही है। मैंने समय निकालकर अखबारों में विभिन्न विषयों पर लेख भेजना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एक पत्रकार के रूप में मेरी पहचान बनने लगी थी। दवाओं ने अपने असर और भगवान के आशीर्वाद से पिताजी की अवस्था सामान्य की तरफ लौट रही थी। ये सत्य है था कि अब वो एकदम अपना पुराना स्वास्थ्य वापस नहीं पा सकते थे, परंतु वो अपने सब काम कर लेते थे और उन्हें को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। नन्ही ने भी इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो चला था। भाई साहब नियमित रूप से घर से टेलीफोन से जुड़े थे। कभी माँ को फ़ोन करते, पापा का हाल चाल पूछते, तो कभी नन्ही का हाल चाल पूछते, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते थे। मुझसे बात करके आर्थिक हालात पूछते रहते थे, लेकिन अपने हाल चाल पूछने पर हमेशा रटा रटाया जवाब कि सब ठीक है कहते और फ़ोन रख देते थे। माँ उनसे कभी कभार शादी की बात करती तो वो टाल जाते थे। माँ एक तो पिता की बीमारी में फंसे रहने के कारण और फिर उम्र के हिसाब से घर की गृहस्थी के बोझ उसे अभी डालना मुनासिब नहीं समझती थी। इसलिए भी उस पर विवाह का दबाव नहीं बनाती थी। भाई साहब हर महीने 5,000 रुपये भेजते रहते थे। वो रुपए भाई साहब विवाह कर लेने के पश्चात भेज पाएंगे कि नहीं, ये सुनिश्चित नहीं था। फिर अभी नन्ही का विवाह भी तो करना है। मेरा बीए का रिजल्ट निकल आया। मैंने पुनः प्रथम श्रेणी में पास कर लिया। माँ, पिताजी, नन्ही, भैया सब खुश हुए। भाई साहब ने एक कलाई की घड़ी का उपहार मुझे पार्सल से भेजा। स्नातक होने के साथ साथ मुझे स्थानीय समाचार पत्र के कार्यालय में नौकरी भी मिल गई। फ्रीलांस पत्रकारिता मैंने जारी रखी थी। धीरे धीरे घर का गुजर बसर बहुत बढ़िया नहीं तो तनाव मुक्त अवश्य हो गया था। भाई साहब का इतनी दूर से हमेशा आना संभव नहीं हो पाता था, परंतु होली दिवाली हम साथ करते थे। एक बार भाई साहब के मोबाइल से एक फ़ोन आया कि किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ थी। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपने को भाई साहब का मित्र बता रहा था और उसने सूचित किया कि भाई साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उन लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। मेरी आंखों के सामने भाई साहब का चेहरा आ गया। मुझे चिंता होने लगी। साथ ही साथ दूरी की वजह से मुसीबत की घड़ी में भाई साहब के लिए उनकी सेवा में नहीं पहुंच पाने की व्यवस्था भी मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मैं जानता था कि यह झुंझलाहट कोई कष्ट का निवारण तो नहीं कर देगा, न इलाज। मैंने अपने को सामान्य किया। यह समाचार मैंने घर जाकर अपनी माँ को बताया। अस्पताल का
नाम सुनकर माँ बेचैन हो गई। फिर मैंने सारे रुपए पैसे समेटे, 2-4 कपड़े रखे और रेलवे स्टेशन चला गया। रिजर्वेशन का सवाल नहीं था। जैसे तैसे 36 घंटे के बाद मैं सूरत गुजरात पहुंचा। शरीर पूरा टूट गया था। भाई की चिंता लगी हुई थी। भाई साहब से मिलने में सीधे अस्पताल गया। अस्पताल में भाई साहब की कंडीशन में सुधार था। 1 सप्ताह तक वहाँ रुककर मैंने भाई की सेवा की। इस दौरान उनके दोस्त से पता चला तो मैं हैरत में पड़ गया। भाई साहब का खाना पीना बहुत अनियमित था। सवेरे 1 बन 1 चाय, दोपहर को 1 नान और फिर शाम को चाय के साथ 2 स्लाइस ब्रेड। यही उनका रूटीन सालों से चल रहा था। न कुछ पौष्टिक खाना, न सिनेमा देखना। फिजूल खर्ची को क्या कहें, वे पौष्टिक खाना भी नहीं खा पाते थे। उनका शरीर खोखला हो गया था। लीवर की भी शिकायत थी। घर वालों की देख में लगातार आराम की और देखभाल की आवश्यकता थी। लखनऊ से चलते समय अधिक पैसे तो मैं नहीं लेकर चला था। डॉक्टर की अनुमति लेकर ऑफिस से छुट्टी दिलाकर भाई साहब को लखनऊ लाना चाहता था और रुपए के साथ साथ समय का भी अभाव था। एक विड्रॉल फॉर्म पर हस्ताक्षर कर पासबुक के साथ भाई साहब ने मुझे दे दिया। पासबुक खोल के देखा तो उस जमाने में 5 लाख रुपए थे उसमें। मैं अवाक रह गया। गुस्सा भी आने लगा। इतने खाते में रखकर ये शख्स क्यों नपकड़ता से जी रहा है, क्यों कंजूसी से जी रहा है। घर को भेजे जाने वाले प्रतिमाह की रोकड़ प्रेषण में पैसों में कभी कोई अनियमितता नहीं थी। बहुत पूछने पर भाई साहब ने बताया कि नन्ही की शादी के लिए चुपचाप पैसे बचाए जा रहे थे। भाई साहब के सामने मैं अपने को बहुत छोटा तथा अपराधी महसूस कर रहा था, क्योंकि उनके सूरत आने के पहले मैंने उनको एक खुदगर्ज इंसान और परेशानी के समय पीठ दिखाने वाले इंसान समझने की भूल की थी। धन्यवाद।